हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1 का नाम था वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 2 थी हमारी बहुपद। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 3.1। और दोस्तों मैं आपको कक्षा 10वीं का जो नया सिलेबस लगा है एनसीईआरटी का, ठीक है, वो पढ़ा रहा हूं। आज हम उसकी प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आज देखो, आपको पहले मैं क्या करता था कि पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता था प्रश्नावली पढ़ाने से पहले और फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर मैं आपको प्रश्न पढ़ाते वक्त जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे उस प्रश्न के बीच में अगर आपको वो उसके बारे में बताया जाए, जो प्रश्न में पूछा जाए उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में बताया जाए तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 क्या है हमारी, उसका पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अब आप कहोगे कि सर पहले ही प्रश्न में आप फंसा गए। अरे आप टेंशन मत लो, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। ठीक है दोस्तों, आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है दोस्तों, हमारी जो प्रश्नावली 3 है बहुत ही आसान है। यह प्रश्नावली हमें एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको केवल इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है और आपको एक कंठस्थ याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अरे भैया आफताब, जब भगवान ने आपको दिमाग दिया तो सीधा ही कह दो ना, मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 50 साल का हूँ। ये बातें घुमा फिराने करने की क्या जरूरत है। चलो कोई नहीं, अपन को क्या, अपन को तो प्रश्न हल करना है, जैसा आफताब चाहेंगे वैसे हम तो सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत हो गई मजाक, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब हम मान लेंगे कि क्या मान लेंगे दोस्तों, आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो हमें क्या करना है, आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे दोस्तों, y। अब देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको सोल्व करते जाएंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो दोस्तों किसके अनुसार, AQT अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले। अब देखो आफताब की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, x वर्ष, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, x वर्ष। 7 साल पूर्व आफताब की आयु क्या थी, x-7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, y वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी, y-7। समझ में आ गया इतना। अब आगे क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था तो भाई ये लो 7 गुनी आयु का, कोई दिक्कत है। देखो प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, हमें जैसे जैसे प्रश्न कहिए वैसे वैसे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, देखो हमें पता चला कि वर्तमान, हमने मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो जो प्रश्न हमें कहेगा हम वैसे वैसे सोल्व करते जाएंगे। अब देखो वर्तमान आयु कितनी थी आफताब की, x वर्ष। 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी उसकी आयु, x-7, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, y, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी, y-7। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु था, यानी उसकी आयु किसके बराबर थी, पुत्री की जो आयु थी उसके 7 गुने के बराबर थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, x-7 तो u का u। अब इसको 7 को ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो कितने आगे दोस्तों, 7 तो 7 49। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कितने आगे, x-7y इक्वल टू -49 प्लस के 7। जब प्लस के 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 7 हो गया। तो दोस्तों हमारे पास क्या समीकरण आ गई, x-7y बराबर क्या हो गया, -42। समझ में आ गया दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब आगे हम प्रश्न पढ़ेंगे, अब से 3 वर्ष बाद, कब से, वर्तमान आयु से, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्रश्न, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद x+3 बराबर, और पुत्री की आयु क्या होगी 3 वर्ष बाद, y+3। अब प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये लो भाई 3 गुनी आयु,
ठीक है, जैसे प्रश्न आपको कहे वैसे वैसे सोल्व करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, आगे प्रश्न हमें कह रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसको सोल्व करना है। x + 3 बराबर, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 3 को तो 3y और 3 तिया 9। अब मैंने बताया चर को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गए हमारे पास 6, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इतना आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गए, जिनको मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या करना है। हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनमें जो x और y के मान है इनको रखना पड़ेगा। देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हमारे समीकरण 1 क्या है, x - 7y बराबर -42। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x का मान रखेंगे और y का मान हमें हल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x के कोई भी 2 मान रखने हैं हमें और y के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस समीकरण प्राप्त करने होंगे, हम x का मान रखेंगे और y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। उन मानों को हम रख लेंगे, एक टेबल में रख लेंगे और उन्हें फिर ग्राफ में व्यक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मैं यहाँ पर मानना देखो हल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले मानना x = 0 रखने पर क्या रखेंगे दोस्तों, मानना एक बात और देखो, आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आप चाहें, पर ऐसे ही रखना कि ग्राफ में उसे व्यक्त कर सके। ठीक है दोस्तों, कि ग्राफ में वो आंकड़े समा जाए, वरना आप रख दो कि 50,000 रख दे सर, हाँ रख दो, पर आपको ग्राफ में भी उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अपन को रखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना x = 0 रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों, x = 0 रखने पर। अब देखिए मैं x बराबर यहाँ पर 0 रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या बच गया, 7y बराबर -42। ठीक है दोस्तों, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा माइनस से माइनस, और देखो आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर बोर्ड में स्पेस कम बचेगा। y बराबर हमारे पास क्या हो गया, 42/7। अब 7 का 42 में भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6। अब देखो हमने क्या रखा था, 0, कहाँ पर देखो x के मान हमेशा पहले आएगा और y का मान हमेशा बाद में आएगा। यहाँ पर रखेंगे तो x का हमारे पास क्या रखा था, 0, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो x बराबर हम क्या रख सकते हैं, और आप जो कहो वो मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी मान रख लीजिए आपकी मर्जी से। अब देखो एक बात चीज का ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, एक तो मान पॉइंटों में ना हो, पॉइंटों में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ में दर्शाने पर फिर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक बात का ध्यान देना है कि ग्राफ में जो पॉइंटों में मान ना हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन मानों को थोड़ा देख लेंगे कि अच्छे से रखे, हमें अच्छे मान रखेंगे ताकि ग्राफ को हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, देखो हमने एक x = 0 रख दिया। अब दूसरा बात हमेशा ध्यान दीजिए, एक x = 0 रखेंगे, एक y = 0 रख देंगे। कितने बराबर, y बराबर देखो मैं यहाँ पर 0 रखूं तो x के मान 42 आएगा, तो जो बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, हमें 6, 0 और 6 तो इसके नजदीकी मान रखने पड़ेंगे ताकि ग्राफ में अच्छे से आंकड़े समाहित हो जाएं। अब देखो x बराबर अगला मान मैं क्या रखूं, देखो अगर x के बराबर मैं 5 रखता हूं, देखो 7 की टेबल बोले, हमें पता है 7 का भाग 42 में देना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसके गुणा में, और ये जो x हमारे पास है ये इस तरफ जाके घटेगा, इसमें अगर कुछ मान रखेंगे तो 7 में ऐसा मान रखे, 42 x का मान ऐसा मान रखेंगे कि 7 की टेबल में यहाँ पर घटाने पर बच जाए। तो देखो 7 की टेबल बोलो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 पंजू 35 और 7 छंग 42। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, 7 पंजू 35। अब 42 में से क्या घटाएं कि हमारे पास 35 आ जाए दोस्तों, तो हम घटाएंगे 7। तो अब देखो x का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, 7 रख देंगे। तो x बराबर 7 रखने पर दोस्तों समझ में आया मैंने कैसे बताया, x बराबर क्या रखने पर, 7 रखने पर, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर मैंने क्या रख दिया, 7 बराबर क्या हो गया, माइनस 7y। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या है हमारे पास, -42। अब देखो ये 7 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया,
आगे मैं लिख रहा हूँ, ये बच गया हमारे पास माइनस का 7y इक्वल टू, ये 7 प्लस का इस तरफ गया तो कितना हो गया -42 और -7 कितने हो गए दोस्तों माइनस के 49। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए माइनस के 49। मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ -7y बराबर क्या हो गया दोस्तों -49। अब देखो माइनस से माइनस कट गया और y बराबर क्या आ जाएगा 49/7। ठीक है दोस्तों, 7 से 49 काटेंगे तो 7 तो 7 तो 49। तो हमारे पास y के x का मान क्या रखा 7, तो y का मान भी क्या है दोस्तों 7। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, हमने क्या रखी 7, तो y की वैल्यू भी क्या आई दोस्तों 7। समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे समीकरण नंबर 2 पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप कहूँ तो इनको मिटा के एक टेबल, ये रफ कार्य है हमारा, इनको फेर में नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब इनके मान क्या है, हमने एक तो 0 और 6 आ गए, दूसरा हमारे पास 7 और 7 आ गए। इनको क्या करना है रफ करके एक टेबल बना देता हूँ मैं आपको। तो हमारे पास क्या आ गई टेबल, ऐसी आपको 2 खानों की एक टेबल बनानी। ठीक है दोस्तों, कितने खानों की 2 खानों की, जिसमें पहला लिखेंगे हम x और y। उसके बाद देखो हमने x का मान कितना रखा 0 रखा, तो y का मान कितना है दोस्तों 6 आया। दूसरा x का मान हमने 7 रखा, तो y का मान कितना है दोस्तों 7 आया। ऐसे एक टेबल बनानी है आपको हर पर्सन में। ठीक है, जिनमें भी ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है उस हर क्वेश्चन में ऐसी टेबल बनानी है। अब आगे देखिए, इनका हमारा कोई काम नहीं, इन्हें हम रफ कर देते हैं। अब हमारे समीकरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए दोस्तों। तो x बराबर 0 रख दिया मैंने, तो क्या आ गया 3y बराबर 6। अब देखो जब -3y बराबर 6 है तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों -2। इस जब -3y का 2 6 में भाग देंगे कितना आ गया दोस्तों -2। तो हमने क्या रखा 0 रखा, तो हमारे पास कितना आया -2। अब हम क्या रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, मैंने बताया था कोशिश करना अगर हो सके तो y का मान 0 रखने की। देखो मैं यहाँ पर y का मान 0, देखो एक बात ऐसी है कि आप x का मान रख सकते हैं और y का, दोनों का रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर x का ही रखो, यहाँ पर y का भी रख सकते हैं। हम देखो y बराबर मैं आपको 0 रख के दिखाता हूँ, y बराबर 0 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर 6। देखो सीधी समीकरण प्राप्त हो गई। तो जरूरी नहीं कि हमें x की वैल्यू रखनी है, y की भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास टेबल क्या आ गई, हमने क्या क्या रखा x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना है दोस्तों -2। और दूसरी बार y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है 6। समझ में आ गया। अब देखो इनको मैं मिटा कर क्या लिख देता हूँ, केवल टेबल लिख देते हैं हम यहाँ पर। उससे फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये टेबल आपको हर पर्सन में बनानी है इसी प्रकार की। ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है -2। जब y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है दोस्तों 6। समझ में आ गया कैसे आए, समझ में आ गया। हमें हर पर्सन में सबसे पहले क्या करना है, उसका बीजगणितीय रूप निकालना है। फिर उसको क्या करना है, उसमें x या y की वैल्यू रखेंगे और उनसे ये समीकरण प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, ये टेबल प्राप्त करें। इस टेबल से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमने जो दोनों टेबल आई थी उनको यहाँ पर रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितने आए 6 समीकरण 1 में, और x बराबर 7 रखा तो y बराबर कितने आए 7 आए। ठीक है, और उसके बाद समीकरण 2 में x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमारे पास -2 आया, और x बराबर 6 रखा तो y बराबर कितना है दोस्तों 0 आया। अब देखिए हमें क्या बनाना है दोस्तों, ग्राफ बनाना है। इसका क्या करना है, इन समीकरणों को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपको पता ही होगा ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष होता है, पॉजिटिव x अक्ष होता है। ये कौन सा होता है, x अक्ष ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है, y अक्ष होता है, और ये क्या होता है, ऋणात्मक y अक्ष होता है जो नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो गया, हमारा मूल बिंदु O हो गया। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमारे पास आंकड़े देखो अधिकतम कितने हैं, 0 से लेकर 7 तक, और इस तरफ -2। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, करना होगा, पैमाना मानना होगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो ये हमारा ग्राफ है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, थर्ड चतुर्थांश।
और लास्ट बच गया वो क्या हो गया दोस्तों, हमारा फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, एक्स और वाई अक्ष। कौन से एक्स और वाई, दोनों धनात्मक। एक्स भी धनात्मक होगा और वाई भी धनात्मक होगा प्रथम चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स ऋणात्मक और वाई धनात्मक। देखो मैंने एक बात बताई थी, हमेशा एक्स को आगे लिखेंगे और वाई को पीछे लिखेंगे। ठीक है, और जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें एक्स भी ऋणात्मक होता है और वाई भी ऋणात्मक होता है। और जो लास्ट चौथा चतुर्थांश होता है हमारा, उसमें क्या होता है, एक्स तो धनात्मक होता है और वाई ऋणात्मक होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है, धनात्मक ऋणात्मक। इसका मतलब ये है, जैसे हमारे पास आ गए प्लस के 2 और एक्स अक्ष पे प्लस के 2 और वाई अक्ष पे प्लस के 5, तो वो पहले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो संख्या होगी एक्स अक्ष पे भी धनात्मक होगी, वाई अक्ष पे भी धनात्मक होगी। ये हमारा पहला चतुर्थांश हो गया। दूसरे चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष का ऋणात्मक मान आएगा और वाई अक्ष का धनात्मक आएगा। तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों अक्ष ही ऋणात्मक होंगे। और चौथे चतुर्थांश में एक्स अक्ष तो धनात्मक होगा और वाई अक्ष ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी जो आपको बस जाननी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। अब आगे चलते हैं। देखो आगे हमारा प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3.1 जो है, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों। हमारे पास देखो मैंने बताया था, इस सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैमाना मानेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैमाना। ये हमें हमारे जो ग्राफ होगा उसको उसमें साइड कॉर्नर पे लिखना है पैमाना बराबर। मैं यहाँ पर लिखूंगा एक बड़ा खाना। सबसे पहले लिखेंगे पैमाना एक्स कोमा वाई अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, एक्स और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर होगा दोस्तों हमारा खाना बराबर एक अंक, एक इकाई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, पैमाना x कोमा वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। क्योंकि हमारे पास आंकड़े, अधिकतम आंकड़े कितने हैं दोस्तों, 7 हैं। तो हम देखो यहां पर 7 अंकित कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे कि ये क्या हो गया दोस्तों 7। उसके बाद देखो अब हर तरफ ये कौन सा अक्ष हो गया, ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये दोस्तों -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। इसी तरफ वाई अक्ष, ये कौन सा वाई अक्ष है दोस्तों, धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे ये कौन सा अक्ष है, ऋणात्मक वाई अक्ष। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा 2 3 4 5 और 6 और ये 7। अब देखिए हमने एक ग्राफ बना दिया है कि ठीक है दोस्तों, आपको जो अपनी रफ फेयर नोटबुक में करना है तो जो ग्राफ आते हैं उनको लेना है, उसमें पैमाना लिखना है और आप इसमें जो हमें जो ये सारणी दी गई है इनके मान यहाँ पर अंकित करने। अब मैं इनके मान आपको अंकित करना सिखाऊंगा कि इनके मान कैसे अंकित करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो x बराबर 0 है तो y बराबर हमारे पास कितना है 6। सबसे पहले किसको लिखेंगे, x अक्ष को। तो x अक्ष पे क्या है 0, तो हमारा ये x अक्ष पे 0 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद y बराबर 6, तो y पे चलो कौन सा, धनात्मक y अक्ष, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास ये क्या आ गया, ए बिंदु नाम दे देंगे इसको, क्या आ गया हमारे पास x 0 और y 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे देखो दूसरा क्या है, हमारे पास x 7 है और y भी 7 है। तो x अक्ष पे 7 ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, और y अक्ष पे 7 क्या हो गया, देखो y 7 ये रहा, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या करना है। ये जो बिंदु हो गया हमारा, ये क्या हो गया b, इसको नाम देंगे हम 7 और 7। ठीक है दोस्तों, अब हमारी एक समीकरण कैसी बन गई दोस्तों, ये बन गई, क्या बन गई दोस्तों, ये एक सीधी लाइन बन गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। दूसरी समीकरण देखो दोस्तों, x बराबर 0 और y बराबर -2। x बराबर ये 0 हो गया और y बराबर -2, ये -2 हो गया। ठीक है दोस्तों,
इसको नाम देंगे हम समीकरण बिंदु सी कौन कौन सा 0 और -2। उसके बाद आगे है हमारे पास 6 और 0। एक्स अक्ष पे तो 6 है और वाई अक्ष पे क्या है दोस्तों 0 है। तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया डी, जिसको नाम देंगे हम डी। क्या क्या हो गया 6,0। अब देखिए इस ये कहाँ से कहाँ मिल रहा है दोस्तों, यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ से जाएगा, ये ऐसी रेखा प्राप्त होगी हमें। तो इसे हमने क्या कर दिया, सारणी में अंकित कर दिया, ग्राफ में अंकित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो ग्राफ है ये सीधा जा रहा है और ये नू ऐसे जा रहा है और ये आगे जाके कहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ जो दो रेखाएं होते हैं वो कितने तरीके से काट सकते हैं, समांतर हो सकते हैं, प्रतिच्छेदन हो सकते हैं या समपाती एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जैसे एक रेखा हमारी ये है, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा जाए तो क्या होगी, समपाती। ठीक है दोस्तों, अगले आगे जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है उसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी प्रकार की रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ समझ में आ गया आपको। हमने सबसे पहले क्या करी, इनके जो हमारे प्रश्न दिया गया है उसको क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। बीजगणितीय रूप में लिखने के बाद x और y का मान रखेंगे और ये सारणी प्राप्त करेंगे और इससे फिर क्या करेंगे, ग्राफ में मान रख देंगे और हमारे हल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो गया, ग्राफीय रूप हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर